जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आप अच्छे होंगे, आई होप, और सबकी तैयारियाँ अच्छी चल रही होंगी। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है, कुछ आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में रहने वाली है। कल की क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था, इसके कारण से ऑटोमेटिक बंद हो गई थी। लेकिन आज की क्लास में ऐसा नहीं होगा, आई होप, कोई भी टेक्निकल इश्यू ना आए। हम पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस को हम जारी रखेंगे कि आगे के कौन-कौन से क्वेश्चंस थे हमारे, उनके बारे में हम देखते हैं आज की क्लास में, ठीक है? बने रहिएगा मेरे साथ। द सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द हाई टू नॉर्मल इज टर्म्ड एज। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन को पूछा गया है कि सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का एक साथ गिर जाना, टेम्परेचर का सडन फॉल हो जाना फ्रॉम हाई टू नॉर्मल इज टर्म्ड एज। इसको समझने से पहले आपको फीवर की स्टेजेस समझनी होंगी। फीवर की स्टेजेस समझनी होंगी भैया। फीवर की स्टेजेस जिसने भी आती हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है, क्योंकि फीवर की स्टेजेस को मैंने पढ़ाया हुआ है अपने लाइव सेशन के अंदर। फंडामेंटल के पूरे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। लाइव सेशन के अंदर जाएंगे तो वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। कि सर आम बात करते हैं कि सर फीवर की जो स्टेजेस होती हैं वो कितनी होती हैं भैया? 3 स्टेजेस होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे पहली होती है कि सर इन्वेजन, कि फीवर का आना। सबसे पहली स्टेज होती है इन्वेजन। इसका मतलब होता है कि फीवर क्या होता है? फीवर बढ़ता है, एकदम पेशेंट का इंक्रीज होता है, नॉर्मल से हाई होता है, उसको कहते हैं इन्वेजन फेज। इन्वेजन फेज के अंदर भी जो पेशेंट होता है वो ठंडा फील करता है, मतलब उसको ठंड लगती है बहुत ज़्यादा। दूसरी फेज की बात करूं तो दूसरी फेज जो होती है वो स्टेडियम होती है, या फिर हम कह सकते हैं फास्टिजियम होती है। अब जो स्टेडियम और फास्टिजियम जो फेज होती है उसके अंदर पेशेंट कैसा फ़ील करता है कि भैया वार्म फ़ील करता है। कैसा करता है? वार्म फ़ील करता है, गर्मी उसको लगती है। नंबर तीसरी बात करता हूँ मैं आपसे। नंबर नंबर तीसरी जो होती है वो डिक्लाइन फ़ेज़ होती है। डिक्लाइन के अंदर क्या होता है कि जो हाई टेम्परेचर हुआ होता है ना पेशेंट का, वो नॉर्मल आने लगता है। वो कैसा हो जाता है कि सर नॉर्मल आने लगता है, और ये इसके अंदर पेशेंट को स्वेटिंग होती है। क्या होती है बच्चों? स्वेटिंग देखने को मिलती है। सबसे पहली फेज में पेशेंट को इन्वेजन इन्वेजन का मतलब होता है फीवर बढ़ता है, फीवर बढ़ने के साथ साथ उसको ठंड लगती है। दूसरी फेज में क्या होता है कि फीवर थोड़ा नॉर्मल आता है, उसको गर्मी लगती है। ठीक ठीक है। तीसरी जो फेज होती है उसके अंदर हाई टू नॉर्मल आ जाता है, उसके अंदर पेशेंट को पसीना आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करी गई है क्वेश्चन के अंदर कि टेम्परेचर फ्रॉम हाई से नॉर्मल, मतलब कि एकदम गिर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लाइन फेज कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? जिसका भी डी आंसर है इज द करेक्ट आंसर, कि आपने क्या किया कि एकदम फीवर उतर गया, उस कंडीशन को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं डिक्लाइन फेज। आगे मेरी बात समझ में आप सभी को? देखो, अब चीजें होती हैं। सर लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। टू ब्रेक डाउन, टूट जाना क्या कहलाता है? लाइसिस कहलाता है। स्टेडियम मैंने आपको अभी बताया है कि सेकंड स्टेज होती है हमारी किसकी? फीवर की। फिर सर क्राइसिस क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्राइसिस का मतलब होता है, देखो दो चीजें क्राइसिस होती हैं। डिक्लाइन फेज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रू क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस। एक होता है ट्रू क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस। अगर मैं आपसे ट्रू क्राइसिस की बात करूं तो एकदम डिक्लाइन फेज के अंदर तो फीवर नॉर्मल आ ही रहा है, तो अगर नॉर्मल हाई से नॉर्मल आता है और पेशेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं ट्रू क्राइसिस। उस कंडीशन को कहते हैं बच्चों ट्रू क्राइसिस। आगे बात समझ में कि एकदम फीवर उतरा पेशेंट का और पेशेंट की कंडीशन जो है, पेशेंट की जो हेल्थ है वो ठीक हो गई है, उसको कहते हैं ट्रू क्राइसिस। और फॉल्स क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि पेशेंट का फीवर उतर गया है लेकिन उसकी कंडीशन वैसी की वैसी ही है, लेकिन फीवर उतरा है, तो उसको कहते हैं फॉल्स क्राइसिस। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? क्राइसिस का मतलब आपको समझ में आ गया। दोनों क्राइसिस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फॉल्स क्राइसिस क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि सर इसके अंदर तो क्या होता है कि पेशेंट का फीवर उतरता है लेकिन पेशेंट की जो हेल्थ होती है, हेल्थ कंडीशन होती है, वो एकदम क्या रहती है बच्चों? वो एकदम वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? कि फीवर को स्टेजेस के अंदर मैंने आपको एक बताना है, एक डायग्राम के एक ग्राफ के ऊपर बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा क्या है?
ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, ये हमारा एक फ्लो चार्ट है, जिसके अंदर क्या हुआ कि फीवर एकदम नॉर्मल से हाई चला गया, जिसके अंदर नॉर्मल से हाई चला गया, इसको तो हमने बोला इन्वेजन फेज, ठीक है। एकदम स्टेडियम का मतलब होता है कि स्टेट रहा, उसी लेवल पे रहा, ठीक है। ये होती है स्टेडियम फेज। स्टेडियम फेज के अंदर कैसा रहता है, फीवर बरकरार रहता है, गर्मी लगती है। एकदम से उतर गया, उसको बोल दिया हमने डिक्लाइन फेज, उसको बोला हमने डिक्लाइन फेज। अब डिक्लाइन फेज के अंदर हमने क्या बात करी बच्चों कि एक तो क्या हुआ कि फीवर उतरा और पेशेंट की कंडीशन ठीक हो गई, उसको कहते हैं क्राइसिस, उसको कहते हैं क्राइसिस, ट्रू क्राइसिस, और एक होता है फॉल्स क्राइसिस। दोनों के मतलब समझ में आ गया। एक तो होता है क्राइसिस होता है, और एक होता है जिग जैग मैनर में उतरना, कि धीरे धीरे उतर रहा है पेशेंट का फीवर, उसको कहते हैं जिग जैग क्राइसिस या जिग जैग मैनर हम कह सकते हैं। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज। क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन को समझने का तरीका आना चाहिए। किसी भी डिजीज का रेजिस्टेंस कैपेसिटी एन इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज क्या कहलाती है, कि मुझे तो आपने कोरोना के अंदर देखा होगा, आपने कोरोना के अंदर देखा होगा कि जिनके अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है, जिनके अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है उनको कोरोना नहीं हो रहा था, जिनके अंदर कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है उनको कोरोना नहीं होता था। अगर मैं बात करूं कि सर जिसको बीसीजी का टीका लगा हुआ है उसको टीबी नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर पहले ही इम्यूनिटी है, कि उसके लिए क्या है बच्चों, उसके लिए उनके अंदर इम्यूनिटी है। उनके पास अगर कोई टीबी का बैक्टीरिया उनके पास ट्यूबरकुलोसिस आता है तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा कि मेरे पास यहाँ पे लड़ने के लिए क्षमता है, उससे लड़ाई करेगा। और उसी कंडीशन के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डिजीज रेजिस्टेंस, कि इस डिजीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक बैरियर, कि हमारे पास एक बैरियर, एक हमारे पास सेना उसकी मौजूद है ऑलरेडी, उस कंडीशन को यहाँ पे पूछा गया है। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं इम्यूनिटी, उसी कंडीशन को बोलते हैं बच्चों इम्यूनिटी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। सर पैथोजेनेसिटी का मतलब क्या होता है? पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है बच्चों किसी भी बैक्टीरिया के कॉज करने की क्षमता, इन्फेक्शन कॉज करने की क्षमता को हम पैथोजेनेसिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, कि कोई बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का कोई बैक्टीरिया है, और उसकी ट्यूबरकुलोसिस को कॉज करने की क्षमता क्या कहलाती है, पैथोजेनेसिटी कहलाती है। आगे बात समझ में। डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्ट, आपने फिनाइल वगैरह का नाम सुना होगा, कि हम फर्श को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। किसी भी सरफेस को क्लीन करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं। क्या मेरी आप तक बात पहुंच गई? फिनाइल वगैरह इसके अंदर आते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, कि किसी भी चीज से सेंसिटिव हो जाना, कि आपने आपने क्या देखा होगा, कि आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि जो कुछ होते हैं जिनको मिट्टी धूलों से एलर्जी होती है, जिनको मिट्टी धूल से क्या होती है, एलर्जी होती है, तो वो कैसे होते हैं, उस चीज़ के लिए सेंसिटिव होते हैं, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी, कि मुझे तो इस काम को करने से ये काम हो जाता है, ये एलर्जी हो जाती है, उसको कहते हैं सेंसिटिविटी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 169 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत इजी है। आज का क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो इजी है, आपको समझना है और करना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं। आपको थोड़ा भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट, सेपरेशन ऑफ एन इन्फेक्टेड पेशेंट मतलब कि इन्फेक्टेड पेशेंट को यहाँ पे सेपरेट किया गया है नॉन इन्फेक्टेड पेशेंट से, एंड पर्सन प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इज नॉन एज, क्या इसको हम स्टेलाइजेशन कहेंगे, आइसोलेशन कहेंगे, क्वारंटीन कहेंगे, डिसइंफेक्शन कहेंगे? क्या इसका आंसर होने वाला है बच्चों? इज द करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, कि भैया एक व्यक्ति तो क्या है, एक व्यक्ति तो हमारा है, कि भैया एक व्यक्ति तो क्या है, इसको तो ये तो है इन्फेक्टेड, ये तो क्या है बच्चों, इन्फेक्टेड है। और एक जो व्यक्ति बना रहा हूं वो कैसा है, ये तो है, ये है नॉन इन्फेक्टेड। कैसा है बच्चों, कि ये है नॉन इन्फेक्टेड। दोनों कंडीशन हमने देखी कि एक व्यक्ति है इन्फेक्टेड और एक है नॉन इन्फेक्टेड। अब दोनों का मतलब आपको समझना है, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। दोनों का मतलब आपको समझना है कि इन्फेक्टेड को नॉन इन्फेक्टेड से दूर रखना। समझ में आई बात, कि इसको आप उठा के कहाँ रख रहे हो, एक डब्बे के अंदर रख दिया, कि इससे दूर रखो इसको, कि इससे इसको दूर रखो, तो उस कंडीशन को कहते हैं आइसोलेशन।
आपने आपने हॉस्पिटल में काम किया होगा, वार्ड्स वगैरह में काम किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आइसोलेशन रूम होता है। तो आइसोलेशन रूम के अंदर इन्फेक्टेड पेशेंट को रखा जाता है, नहीं रखा जाता? तो इन्फेक्टेड पेशेंट को नॉन इन्फेक्टेड से क्या करना, अलग कर देना, उसको कहते हैं आइसोलेशन। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, आगे बात समझ में। अब भैया मैं आपसे एक क्वेश्चन की और बातें करता हूँ कि कमरा है एक कमरा है जिसके अंदर क्या है कि 2 मरीज़ रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 लोग रहते हैं, 2 दोस्त रहते हैं एक कमरे के अंदर, कि सर इसको कोरोना हो गया, इसको तो कोरोना हो गया। तो इसको क्या किया बच्चों हमने, इसको क्या किया कि आइसोलेशन वार्ड के अंदर रख दिया। इसको क्या कर दिया हमने, आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन वार्ड के अंदर रख दिया। उस कंडीशन को हमने क्या कहा, आइसोलेशन कह दिया। अब इसको क्या कहेंगे कि इसको हमने क्या किया कि इसको हमने 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया। मतलब कि इसको ऐसे रूम में रखा, या फिर सबके सबसे दूर रखा। आई बात समझ में? कि ये इन्फेक्टेड तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ रहता था। इसके अंदर कुछ लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ रहता था, इसीलिए हमने इसको अदर पेशेंट से, या फिर जो अदर लोग हैं उनसे दूर रखा। तो उसको क्या कहा हमने, उसको क्या कहा हमने, उसको हमने कहा क्वारंटीन। उसको क्या कहा बच्चे हमने, क्वारंटाइन हमने उसको कहा। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई? कि नॉन इन्फेक्टेड को अलग रख देना, लेकिन वो उसके अंदर कुछ लक्षण हो सकते हैं, इसीलिए हमने उसको अलग रख दिया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है बच्चों? बहुत बढ़िया। डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है, कि डिसइंफेक्शन का मतलब अभी बताया है मैंने कि हम फिनाइल वगैरह का यूज़ करते हैं हमारी सर्फेसेस को क्लीन करने के लिए, उसके अंदर डिसइंफेक्शन आते हैं। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ होता है। जनरली जो स्टरलाइजेशन का टेक्निक होती है वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह के लिए यूज़ होती है। इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज किया जाता है, किसी भी केमिकल के द्वारा कर सकते हैं। हमने बहुत सारे केमिकल्स देखे हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो जब भी स्टरलाइजेशन का टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो हमको डिटेल में बताएंगे। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है, इफ 2000 ml फ्लूइड टू बी एडमिनिस्टर्ड 18 आवर्स के अंदर हमें क्या करना है, इसको एडमिनिस्टर करना है। एंड ड्रॉ फैक्टर है 15, एंड द फ्लो रेट शुड बी, क्या फ्लो रेट उसकी रहने वाली है, क्या 16 रहने वाली है, सॉरी 18 रहने वाली है, 35 रहने वाली है, 24 रहने वाली है, 27 रहने वाली है? इस आंसर को वही कर सकता है जिसको फॉर्मूला पता है। इस आंसर को वही कर सकता है बंदा जिसको फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि सर वॉल्यूम इन ml, ml के अंदर आपको वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। और क्या लिखना है, और हमें लिखना है हमें लिखना है टाइम, हमें लिखना है बच्चों टाइम इन मिनट के अंदर। क्या लिखना है, टाइम को हमें मिनट्स के अंदर लिखना है, और इनटू क्या करना है, ड्रॉप फैक्टर से हमें इसको गुणा करना है। क्या करना है, ड्रॉप फैक्टर से गुणा करना है। जो भी इस फॉर्मूले को पता होता है वो इसका आंसर निकाल देता है। देखो, चलेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, हमें अब हमारी जो डिजिट्स हैं उनको रखते हैं कि सर वॉल्यूम क्या है, कि सर वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जामिनर ने हमें 2000 ml के अंदर दिया गया है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर लीटर में 2 लीटर बताया हुआ तो 2000 ml हमें करना होता। सर टाइम हमें 18 घंटे का बताया गया है, आवर्स के अंदर बताया गया है, लेकिन इसको हमें क्या करना है, किसके अंदर तब्दील करना है बच्चों, हमें इसको मिनट के अंदर लेना है। तो इसको हम पहले मिनट के अंदर ले लेते हैं। 18 इंटू आप 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, तकरीबन आएगा, देखो इसको गुना करके देख लेते हैं बच्चों हम, कि 0 इंटू 6, 8 48, 48 का 8 का हासिल की 4, 1080 आया बच्चों। क्या आया, 1080 आया आपका निकल के, कितना, मिनट्स के अंदर। कि ड्रॉप फैक्टर क्या दे रखा है बच्चों, 15 दे रखा है। अगर आपको कोई भी ड्रॉप फैक्टर नहीं दे रखा हो तो आपको 15 मानना है। अगर बच्चे की बात करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर कितना होता है, कि एक ड्रॉप के अंदर कितनी एमएल होती है बच्चों, तो आपको बताना है कि 60 एमएल होती है, अगर बच्चों की बात करें तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको 0 से 0 में काट सकता हूँ कि सर, बिल्कुल काट सकते हैं। कि सर इसको 0 से 0 काट सकते हैं कि सर 200 बचा, इंटू 15 बचा, इसको 108 बचा। क्या ये बचा, कि सर बिल्कुल बचा। अब 15 से आप 200 को गुना करते हो तो लगभग 15 दूना 30, तो 3000 निकल के आता है। फिर 108 में इसका भाग देना है। आपका जो ड्रॉप फैक्टर निकल के आएगा वो लगभग 27 ड्रॉप पर मिनट होगा। आपका क्या निकल के आएगा बच्चों, 27 ड्रॉप पर मिनट आपका निकल के आएगा।
क्या राइट आंसर आपका होने वाला है 27 ड्रॉप पर मिनट आपका जो आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? मैंने आपको इसकी फॉर्मूले के बारे में बताया है। इस क्वेश्चन को डालने का मतलब मेरा यही था कि आपको फॉर्मूले के बारे में बताना कि फॉर्मूला क्या होता है। अगर यहाँ पे बच्चों की बात करी गई होती तो यहाँ पे हम 15 की जगह 60 रख देते, सिर्फ और सिर्फ 60 रखते और कुछ नहीं करते। अगर यहाँ पे बच्चे के बारे में बात करी गई होती तो हम इसको क्या करते, 15 की जगह 60 कर देते और सेम इक्वेशन हमारी रह जाती। क्या आपको बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 171 क्या कहता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड, कि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना उसको क्या कहते हैं? टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या हाइपोक्सिया कहेंगे, क्या साइनोसिस कहेंगे, क्या डिस्निया कहेंगे, या हाइपोक्सीमिया कहेंगे? देखो, सिंपल सी बात है कि जो हाइपोक्सीमिया होता है इसका क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन डिक्रीज इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोक्सीमिया कहलाता है। डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इस सांस लेने के अंदर तकलीफ का होना क्या कहलाता है? डिस्निया कहलाता है। जैसे साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, कि नीला पड़ जाना क्या कहलाता है? साइनोसिस कहलाता है। कि सर हाइपोक्सिया क्या होता है? कि डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन टिश्यू। तो क्या राइट आंसर होने वाला है बच्चों? कि ए जिसका भी राइट आंसर है, ए जिसने भी दिया है उसका राइट आंसर होने वाला है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड हाइपोक्सीमिया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? कि सर साइनोसिस क्या होता है? कि सर साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। कि सर साइनोसिस के अंदर ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है। सपोज दैट किसी का हैंड साइनोसिस है, किसी का लेग साइनोसिस है, तो आपको उसका ब्लू कलर देखने को मिलता है। और वो क्यों देखने को मिलता है? कि सर लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कब लैक होगी? जब ब्लड सप्लाई लैक हो जाएगी, तो लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। तो भैया अगर किसी भी पार्ट को ब्लड सप्लाई या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो पार्ट कैसा हो जाएगा? साइनोज्ड हो जाएगा, नीला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला पड़ जाएगा, साइनोज्ड हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में। और साइनोसिस के बाद क्या होता है? पहले तो क्या होता है, देखो हम पहले बात करते हैं कि पहले तो सर हाइपोक्सिया होता है। पहले क्या होता है सर? हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया जब बढ़ता जाता है तो उसको होता है साइनोसिस, साइनोसिस बढ़ जाता है। फिर जब साइनोसिस बढ़ता जाता है तो उसको गैंग्रीन बन जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? गैंग्रीन बन जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 172 क्या कहता है? कि टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि बंद हो जाना। सिजेशन का मतलब होता है रुक जाना। सिजेशन का मतलब होता है रुक जाना। टोटली रुक गई है भैया, परमानेंट रुक चुकी है। ब्रीदिंग इज कॉल्ड, क्या टेकिपनिया कहेंगे, क्या ऑर्थोपनिया कहेंगे, क्या एपनिया कहेंगे, या ब्रेडिपनिया कहेंगे? आप सभी को पता है कि ब्रेडिपनिया का मतलब होता है कि रेस्पिरेशन लेन का डिक्रीज हो जाना। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हमारा ब्रेडिपनिया कहलाता है। और 10 से कम देखने को मिलता है उसको कहते हैं ब्रेडिपनिया कहते हैं। और टेक्यूपनिया क्या होता है बच्चों? हमारी रेस्पिरेटरी रेट का क्या हो जाना? इंक्रीज हो जाना। और कितने से ज़्यादा हो जाना? हमारे 30 से ज़्यादा हो जाना क्या कहलाता है? 30 या 25 भी मानते हैं किसी किसी एग्जाम के अंदर। तो आपको 30 का याद रखना है, 10 to 20 आपको याद रखना है। 30 जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं टेकिपनिया हो गया। कि भैया एपनिया क्या होता है? कि सर जिसका भी सी आंसर है, एपनिया का मतलब होता है कि परमानेंट ब्रीदिंग का रुक जाना। इसका मतलब कि बंदा जो है वो डेड हो चुका है, उसको कहते हैं एपनिया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक बार सांस रुक गई उसको बोल दिया एपनिया, ऐसे नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि किसी भी एक बार सांस रुक गई फिर उसके बाद रिवाइव हो गया बंदा, उसको एपनिया हम नहीं कहेंगे। परमानेंट डेथ हो गई है उस बंदे की, उसको कहते हैं एपनिया। परमानेंट सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? कि सर ऑर्थोपनिया क्या होता है? कि सर ऑर्थोपनिया जो होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि बंदे को सुपाइन पोजीशन के अंदर डिफिकल्टी होती है। किसके अंदर? सांस लेने के अंदर। कैसे याद रखेंगे? दो कंडीशंस होती हैं, एक तो ऑर्थोपनिया और एक तो ऑर्थोपनिया होता है, एक होता है प्लेटोपनिया। क्या होता है बच्चों? एक होता है ऑर्थोपनिया, एक होता है प्लेटोपनिया। ऑर्थो वाले जो पेशेंट होते हैं उसका जो फ्रैक्चर हो गया है वो कैसा रहेगा बेटा? सुपाइन पोजीशन के अंदर लेटा रहेगा। सुपाइन में लेटा रहेगा, नहीं लेटा रहेगा?
तो सुपाइन पोजीशन के अंदर उसको क्या होती है कि सर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, उसको कहते हैं ऑर्थोपनिया। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होना सुपाइन पोजीशन के अंदर क्या कहलाता है? ऑर्थोपनिया कहलाता है। वो पेशेंट किसे कैसे ले सकता है साँस हमारी अपराइट पोजीशन के अंदर ले सकता है। अपराइट पोजीशन के अंदर ही सांस ले सकता है, उस कंडीशन को कहते हैं ऑर्थोपनिया। कि सर प्लेटोपनिया क्या होता है? कि सर प्लेटोपनिया का मतलब होता है बच्चों कि स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन के अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना। स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन के अंदर ब्रीदिंग डिफिकल्टी का होना क्या कहलाता है? प्लेटोपनिया कहलाता है। मैंने इसको डिटेल में अपने लेक्चर के अंदर बताया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। लाइव सेशन के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस रेस्पिरेशन के अंदर देखने को मिलेगी। उनमें से आप एक रेस्पिरेशन की वीडियो है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो आपको सारी चीज़ें डिटेल में और समझ में आ जाएगी। वहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि शाई रेस्पिरेशन क्या होता है, कुछमॉल्स रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है? बिटॉट रेस्पिरेशन क्या होता है, सबके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आगे बात समझ में? चलिए। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहता है? ए टाइप ऑफ आइसोलेशन टेक्निक, एक आइसोलेशन की टाइप की टेक्निक है एंड यूज्ड इन सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन में यूज कर रहे हैं? कि व्हेन द डिजीज इज प्रोड्यूसिंग एजेंट स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। भैया ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा एक एक बंदा है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन कर रहा है, जो कि डिजीज है, ऐसी डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट के द्वारा, मतलब ड्रॉपलेट कहाँ होती है? हमारे हमारे स्नीजिंग के दौरान, हमारे जब हम थूकते हैं, हम खाँसते हैं, हम छींकते हैं, तो वहाँ पे कुछ पानी की बूँदें निकलती हैं, वहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उनको हम कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, उसको कहते हैं ड्रॉपलेट, और उससे फैलने वाली बीमारी को हम कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन डिजीज़। आप कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन डिजीज़। ऐसे बंदे के पास जब भी आपको जाना है, तो आपको मास्क लगा के जाना है। आप जब भी साँस लेते हो, तो वो उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आपसे नहीं होना चाहिए। आपकी आँखों पे सनग्लासेस होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोरोना जो थी, वो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन डिजीज़ थी। कैसी थी कोरोना? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन डिजीज थी, इसीलिए हमने क्या किया था, पूरी बॉडी को पैक किया था पीपीई किट में। पीपीई किट हमने पहनी थी, इसीलिए हमने पीपीई किट पहनी थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ड्रॉपलेट जब भी ट्रांसमिशन होता है बच्चों, तो उसके अंदर क्या होता है, ड्रॉपलेट कहाँ से निकलती है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकलती है, या ब्लड से निकलती है, या एंटायर एसोलेशन से निकलती है, स्किन से निकलती है। तो ड्रॉपलेट भैया सभी को पता है कि हमारे रेस्पिरेटरी रेस्पिरेशन से निकलने वाली हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो उन्हीं से आइसोलेट करना पेशेंट को क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी आइसोलेशन कहलाता है। अगर ब्लड आइसोलेशन का मतलब क्या है? कि किसी को एचआईवी हुआ है, किसी पेशेंट को एचआईवी हुआ है, तो तुम्हें उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, तुम्हें उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, उसको कहते हैं ब्लड का आइसोलेशन होना। एंट्रिक आइसोलेशन का मतलब क्या है? कि किसी को कोई डायरिया हुआ है, और डायरिया किसकी वजह से हुआ है? किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से हुआ है, और या फिर हम कह सकते हैं कि उसके डायरिया में या स्टूल मटेरियल में या फीकल मटेरियल के अंदर, उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज पनप रहे हैं, उस फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में नहीं आना है, उसको कहते हैं एंट्रिक आइसोलेशन। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई? इस सर स्किन आइसोलेशन का मतलब क्या है? कि ऐसा पेशेंट जिसके शरीर पे क्या हो रखा हो, ऐसी कोई खास खुजली हो रखी हो या फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो, कि उसको आप उसकी स्किन को आप टच करोगे तो आपको भी हो सकता है। तो इसी ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, स्किन आइसोलेशन वार्ड के अंदर रखा जाता है, कि उसको हम कम से कम टच करें। और टच करें भी तो हम कैसे करेंगे? उसको ग्लव्स पहन के करेंगे, प्रॉपर हमारे जो हमारा एसेप्टिक टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करेंगे। उनको पैर के आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात समझ में यहाँ तक की? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कहता है? द टेक्निक विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन इज नोन एज। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको आप क्रॉस इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हो? क्या नर्सिंग केयर होती है, क्या एक्चुअल नर्सिंग होती है, क्या प्रिवेंटिव नर्सिंग होती है, या बैरियर नर्सिंग होती है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन का तरीका समझना है कि टेक्निक कौन सी पूछा गया है यहाँ पे, कि क्रॉस इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हो, कि क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने वाली कौन सी टेक्निक होती है। तो आपको एक ही टेक्निक का याद रखना है कि बैरियर नर्सिंग जो होता है, बैरियर नर्सिंग का मतलब होता है कि आपको किसी भी पेशेंट के पास जाना है, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, तो कभी भी एक से दूसरे पेशेंट पे जाते हो तो हमेशा ग्लव्स को चेंज करना होता है। ग्लव्स दूसरे आपको पहनने होते हैं, ये नहीं कि आपने एक पेशेंट का उन्हीं ग्लव्स से काम कर दिया और दूसरे पेशेंट के पास चले गए, तो क्रॉस इन्फेक्शन तो आप खुद लेके जा रहे हो। क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब होता है, या फिर हम कह सकते हैं नोज़ोकॉमल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर मिलने वाला क्रॉस इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो क्रॉस इन्फेक्शन को बचाने के लिए हमें क्या करना है, कि बैरियर नर्सिंग के अंदर हमें क्या करना है, बैरियर्स का हमें यूज़ करना है। जैसे कि हम ग्लव्स की बात कर सकते हैं कि हम हमें
हाँ, जब भी हम दूसरे पेशेंट को टच करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हैंड को सैनिटाइज़ करना होता है, हैंड को वॉश करना होता है। आगे मेरी बात समझ में? एक्चुअल नर्सिंग कुछ नहीं होती है, नर्सिंग केयर तो आपको पता ही है कि आप जो नर्सिंग फील्ड में अपनी केयर देते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग केयर देते हैं। प्रिवेंटिव नर्सिंग जो आपने पढ़ा, प्राइमोर्डियल प्रिवेंटिव आपने पढ़ी थी, उन्हीं के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है? एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल द बैक्टीरिया। कि एक एजेंट है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है, उसको क्या कहते हैं? एक एजेंट है जिसके अंदर वो बैक्टीरिया को मार देता है या मारने की क्षमता रखता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है बच्चों? क्या हम एंटीसेप्टिक कहेंगे? क्या हम बैक्टीरियोस्टेट कहेंगे या फिर हम बैक्टीरियो देखो बैक्टीरियोस्टेट कुछ नहीं होता है, बैक्टीरियोसाइड कहेंगे या बैक्टीरियोस्टैटिस कहेंगे या फिर एंटीसेप्टिक कहेंगे। देखो दोनों चीज़ें जो होती हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं, कौन-कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड एंटीसेप्टिक, ये क्या काम करते हैं? ये बैक्टीरिया को मारते नहीं हैं कभी भी। ये क्या करते हैं? डिक्रीज़ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं। एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देते, उनको रिप्रोड्यूस नहीं होने देते। आगे बात समझ में? और बैक्टीरियोसाइड्स जो होते हैं वो किल करने का काम करते हैं। जिसका भी डी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बैक्टीरियोसाइड्स पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन पूछा गया है एंटीसेप्टिक से क्वेश्चन पूछा गया है। और बैक्टीरियोस्टैटिस का आपको नया जानने को मिला है। जो स्टैटिस होते हैं वो क्या काम करते हैं? उनकी बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक देते हैं, उनके रिप्रोडक्शन को रोक देते हैं, उनको रिप्रोड्यूस नहीं होने देते हैं। आगे मेरी बात समझ में? जितने हैं उतने रख देते हैं वो डिजीज कंडीशन को कम नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरियोसाइड्स जो होते हैं वो मारने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। 176 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ेंगे ध्यान से और आंसर करेंगे। एंट्री एंड डेवलपमेंट The entry and development of any pathogenic agent in the body is known as। किसी चीज की डेवलपमेंट, एंट्री हो रही है और डेवलप कर रहा है अपने पैथोजेनिक एजेंट, मतलब कोई एजेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर आया है और वो क्या कर रहा है? वहां पे डेवलपमेंट कर रहा है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं भैया? उस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फेक्शन। कि कोई भी बैक्टीरिया क्या हुआ हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसा, कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर घुस गया और घुसने के बाद उसने इन्फेक्शन कर दिया। उस कंडीशन के अंदर उसको कहते हैं इन्फेक्शन, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। कि डिजीज क्या होती है भैया? कि इन्फेक्शन के बाद जो चीज़ें कंडीशन बिगड़ेंगी या फिर उससे जो चीज़ें आपको निकल के आएंगी उसको कहते हैं डिजीज। कि सर इम्यूनिटी क्या होती है? कि अगर कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आता है और उसके प्रति आपको क्या है? इम्यूनिटी है आपकी, उनकी गति, जो हम कहते हैं ना कि लड़ने की क्षमता अगर आपके अंदर है, ऑलरेडी आपके अंदर सेना है उसके लिए, तो उसको कहते हैं इम्यूनिटी। एंटीजन किसे कहते हैं? कि जिस रूप में आता है उसको कहते हैं एंटीजन। उसको बैक्टीरिया को हम कहते हैं एंटीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कि उस एजेंट को हम एंटीजन कहते हैं। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 177, कि ए पेशेंट हैज अंडरगॉन द ब्रोंकोस्कोपी। भैया ब्रोंकोस्कोपी के बारे में समझना होगा कि ब्रोंकोस्कोपी क्या होती है। द नर्सेस शुड बी अलर्ट विच टाइप ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस को पूछा गया है, लेकिन आपको उससे पहले ब्रोंकोस्कोपी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रोंकोस्कोपी। सर स्कोपी का मतलब आपने बताया था विजुअलाइजेशन। क्या बताया था? कि विजुअलाइजेशन बताया था। कि सर ब्रोंकस को विजुअलाइजेशन करना या ब्रोंकस कहाँ पाए जाते हैं? हमारे लंग्स के अंदर पाए जाते हैं। होते हैं ना ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, हमारे ब्रोंकस जो होते हैं उनको बोलते हैं हम ब्रोंकस। और उनको देखना हम क्या कहते हैं? ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। और इसको किस केस में करते हैं? कि ये अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस हैं या किसी ट्यूब को ब्लॉक हो गई है, उस कंडीशन के अंदर हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? तो इसी प्रोसीजर के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? हम क्या करते हैं कि ब्रोंकोस्कोप को पेशेंट की ईटी ट्यूब या फिर हम कह सकते हैं ईटी ट्यूब की डाल से सकते हैं, या फिर ट्रैकेस्टोमी किसी पेशेंट को हो रखी है तो हम वहां से भी इसको कर सकते हैं। तो जब हम इसको करते हैं तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? क्या हिमोप्टाइसिस हो सकता है, या फिर नीमो हो सकता है, नीमोथोरक्स हो सकता है, नीमोटाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। देखो सिंपल सी बात मैं आपसे करूंगा कि सर भैया ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ
ब्रोंकस कि ब्रोंक्यूल्स का क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाना। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने ब्रोंकोस्कोपी करी और इन्फ्लामेशन हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये बातें बिल्कुल गलत है। सर न्यूमोटाइटिस का मतलब क्या होता है? न्यूमोनाइटिस का मतलब क्या होता है कि भैया सी का मतलब होता है, न्यूमो हम वर्ड यूज करते हैं लंग्स के लिए। किसके लिए करते हैं? तो लंग्स के लिए। तो इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, आइटिस किसी वर्ड के पीछे लगा होता है, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स हो जाएगा। होगा या नहीं होगा बच्चों? कि ठीक है सर। कि सर अगर हम बी का आंसर देखें, न्यूमोथोरैक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि न्यूमो का मतलब होता है एयर होती है, या हम कह सकते हैं लंग्स कह सकते हैं, या एयर कह सकते हैं, क्योंकि लंग्स के अंदर भी एयर ही होती है। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कि न्यूमो अगर भरी हुई है, न्यूमोथोरैक्स की थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या भरा हुआ है? न्यूमो हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है। तो हम कह सकते हैं एयर एक्यूमुलेशन इन थोरेसिक कैविटी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? बहुत बढ़िया। हेमोप्टाइटिस क्या होता है? कि सर ये भी नहीं हो सकता। कि सर हेमोप्टाइटिस हो सकता है क्या? हेमोप्टाइटिस का मतलब क्या होता है? अगर किसी को पता है तो वो करेक्ट आंसर कर सकता था। हेमोप्टाइटिस, देखो हीमो का मतलब क्या होता है? ब्लड। क्या होता है बच्चों? ब्लड होता है। और टाइटिस का मतलब क्या होता है? टाइटिस का मतलब होता है स्पुटम। आई बात समझ में? तो स्पुटम के अंदर ब्लड का होना क्या कहलाता है? हीमोप्टाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पुटम के अंदर ब्लड का होना, क्या हम कह सकते हैं? ब्लड इन स्पुटम। ब्लड इन, कि कफ के अंदर ब्लड का होना क्या कहलाता है? हेमोप्टाइसिस कहलाता है। तो भैया जब भी हम ब्रोंकोस्कोपी के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट के अंदर ब्रोंकोस्कोप को डालते हैं। जब भी हम डालते हैं तो उसके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? कि सर बिल्कुल होते हैं। क्यों नहीं होंगे भैया चांसेस? सिंपल सी बात है कि भैया ब्रोंकोस्कोपी के अंदर उसके ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कि ए नर्स मस्ट बी अवेयर, ए नर्स है जो कि मस्ट बी अवेयर है किसके लिए? विच टाइप ऑफ आईवी सॉल्यूशन, आईवी एडमिशन कैन बी कॉज द सेलुलर एडिमा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा सेलुलर एडिमा कॉज करता है, कौन सा सोल्यूशन जो है वो सेलुलर एडिमा कॉज करता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में इसके बारे में खूब बताया हुआ है कि सर आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या काम करता है? ये तो होता है कि इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है? मैंने आपको बताया था कितनी होती है भैया, कि 245 से लेके 375 तक होती है मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। होती है नहीं होती है? कि सर हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? कि सर 375 से ज़्यादा होना। कि सर हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि सर 245 से ज़्यादा कम हो जाना क्या कहलाता है? हाइपोटोनिक कहलाता है। अब ये बात आपको समझनी है कि सर हाइपरटोनिक का मतलब क्या है और हाइपोटोनिक का मतलब क्या है। आइसोटोनिक को आप छोड़ दो, क्योंकि आइसोटोनिक तो सेम एज ब्लड की तरह होता है। सेम एज ब्लड की तरह होता है। दो ऑप्शन हमने निकाल दिए हैं यहाँ से, ध्यान रखना। अब आपको समझना है कि नाम से ही पता लग रहा है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। नाम से पता लग रहा है हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, और टॉनिक का मतलब होता है गाढ़ा या टॉन ज्यादा होना। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या है? वो ज्यादा है या नहीं? सर बिल्कुल है। इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है बच्चों? वो कम है। और कंसंट्रेशन कम होगी तो इसके अंदर फ्लूइड का लेवल क्या होगा? वो बढ़ा हुआ होगा। होगा या नहीं होगा? और इसके अंदर फ्लूइड का लेवल क्या होगा? कि भैया कम होगा। क्या होगा? कम होगा। और जो फ्लूइड होता है कभी भी क्या करता है? कम से ज्यादा की तरफ मूव करता है। करता है या नहीं करता है? कि जहां पे फ्लूइड कम देखने को मिलता है वो क्या करता है? ज्यादा की तरफ भागता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है और वही कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन आंसर हल करने हैं। आपको क्वेश्चन आंसर हल करने हैं कैसे? कि सर जहां फ्लूइड कम होगा वो ज्यादा की तरफ भागेगा, जहाँ ज्यादा होगा वहां पे फ्लूइड ज्यादा की तरफ भागेगा, और कम होगा वहां पे कम की तरफ भागेगा। तो यहाँ पे जो सेलुलर एडिमा होता है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चों? कि सर सेल के अंदर तो क्या है? सेल के अंदर तो हमारा सॉरी सेल के अंदर तो हमारे कण भी प्रेजेंट है और हमारे क्या है? फ्लूइड भी प्रेजेंट है। तो अगर अगर किसी ने हाइपोटोनिक सलाइन दिया, अगर किसी ने हाइपोटोनिक सलाइन दिया
अगर किसी ने हाइपरटोनिक सलाइन दिया तो उस पेशेंट के अंदर कौन-कौन सी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है? मैंने आपसे बात करी कि सर आपने हाइपरटोनिक सलाइन दे दिया किसी बंदे को, हाइपरटोनिक का मतलब है कि आपने गाढ़ा सलाइन दे दिया किसी बंदे को, तो वो क्या काम करेगा? बॉडी में जाएगा और बॉडी में जाने के बाद सेल से क्या करेगा वहाँ से, वहाँ पानी कम कैसा है? वहाँ पे पानी कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। तो ये क्या काम करेगा बच्चों? ये सेल्स की तरफ भागेगा कि यहाँ से जो ब्लड के अंदर जो पानी होगा, जो आपने सलाइन दिया है हाइपरटोनिक कि इसके अंदर देखो, आपने क्या किया, किसी पेशेंट को आपने हाइपरटोनिक सलाइन दिया, तो इसके अंदर तो फ्लूइड का लेवल क्या है बच्चों? कम है या नहीं है? और सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या है बच्चों? सेल के अंदर उसका फ्लूइड ज़्यादा है, तो सेल के अंदर तरफ भागेगा या नहीं भागेगा? बताएँगे फटाफट से, भागेगा या नहीं भागेगा? क्या मेरी बात आप तक पहुँच रही है, समझ में आ रही है बच्चों यहाँ तक की बात आपको सभी को? तो यहाँ पे किसी को कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमने बात करी कि भैया क्या करते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भागता है। तो यहाँ पे जब भागेगा तो ये क्या काम करेगा, सेल के अंदर फ्लूइड लेवल को इंक्रीज़ कर देगा और क्या करेगा, सेल्युलर एडिमा कॉज़ करेगा। करेगा या नहीं करेगा? कि सर बिल्कुल कर देगा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं कि सर सेल के अंदर क्या होता है कि सर आपने किसी को हाइपोटोनिक सलाइन दे दिया और सेल के अंदर क्या है बच्चों, सेल के अंदर तो इंक्रीज फ्लूइड है, इसके अंदर भी इंक्रीज हो गया, तो इसकी तुलना में यहाँ तो कम होगा या नहीं होगा? कि सर यहाँ पे तो बिल्कुल कम होगा। तो यहाँ पे जब भी ये क्या काम करेगा, जब भी ये क्या काम करेगा कि भैया ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, कम से ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, कम से ज्यादा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये सेलुलर डिहाइड्रेशन का काम करेगा। कम से ज़्यादा की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो कम से ज़्यादा की तरफ शिफ्ट होने का काम क्या करेगा? सेलुलर डिहाइड्रेशन का काम करेगा। और यहाँ पे सेलुलर एडिमा की बात करी हुई है, तो हाइपरटोनिक जो सलाइन होता है, वो सेलुलर एडिमा कॉज़ करता है। क्या बात सबको समझ में आ गई? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। किसी भी कंडीशन में आप वहाँ जाके देख सकते हो और इस चीज़ को पूरा आप डिटेल में समझ सकते हो वहाँ से। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 179 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा मेजर नहीं है, नॉट इंक्लूडेड की बात करी गई है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक 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 करके देखते हैं। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ हॉस्पिटल डिस्पोजल वेस्ट का बिल्कुल कर सकता है कि ये क्या कर सकते हैं कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, नोजोकॉमियल नोज़ोकॉनियल इन्फेक्शन भी हम उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नोज़ोकॉमियल इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं। दोनों नाम से पूछा जा सकता है आपसे। तो डी इज़ द करेक्ट एंड डी तो बिल्कुल सही है कि आप प्रॉपर चीज़ों को करोगे तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। प्रैक्टिसिंग द हैंड हाइजीन स्ट्रिक्टली, बहुत बढ़िया। एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक, भैया एंटीबायोटिक का रोल यहाँ पे नहीं होता है। कभी भी एंटीबायोटिक्स हम यहाँ पे हमारा काम नहीं है, वो डॉक्टर्स का काम है। और तीसरी बात कौन सी है भैया कि प्रैक्टिसिंग द प्रॉपर एसेप्टिक नर्स, हमें क्या करना है कि एसेप्टिक टेक्निक्स को हमें क्या करना है, सीखना है, प्रैक्टिसिंग करनी है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? तो यहाँ पे जिसका भी बी आंसर है बच्चों वो करेक्ट होने वाला है। जिसने भी आंसर बी दिया है इज अ करेक्ट आंसर। तो आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक की? तो यहाँ तक की कंडीशन में किसी को डाउट है? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर 180 नंबर क्वेश्चन है कि शार्प ऑब्जेक्ट शुड बी द स्टरलाइज बाय। जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बॉइलिंग मेथड से यूज किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम कहाँ करते हैं बच्चों, हमारे बॉइलिंग मेथड के अंदर यूज किया जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है, कमेंट करके पूछ सकते हो अगर किसी को कोई डाउट है तो। और अगर क्लास पसंद आई हो तो आप सभी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करेंगे बच्चों, और ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।